अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासर आजा और हमारा प्रोग्राम है कौम की सोच। नाज़रीन, हमारे जितने भी मसाइल हैं हम उनको अपनी अपनी ऐनक से देखने के आदी हैं। आज हमने वकला से गुफ्तगू की है और जानते हैं कि वो हमारे मसाइल को किस नज़र से देखते हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? शाहज़ेब गोंदल। शाहज़ेब साहब, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? एजुकेशन है, इंसाफ है, दहशत गर्दी है? आपके ख्याल में कोई भी या ना इंसाफी है, क्या है? मेरे ख्याल में जी जो रूट कॉज होता है ना सारे प्रॉब्लम्स का, वो इनजस्टिस है। इनजस्टिस है। बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, अगर आपका जस्टिस प्रिवेल कर रहा है तो किसी का राइट इन्फ्रिंज होता है या किसी के साथ ज्यादती होती है तो उसके पास रेमेडी मौजूद है। लेकिन जब ये दीवार गिर जाती है देन इट्स कंप्लीट केओस, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। लेकिन गोंदल साहब, एक बंदे को रोटी नहीं मिल रही, वो सवेरे निकलता है और उसको क्या जस्टिस क्या चाहिए होता है? सर, रोटी प्रोवाइड करना ये जस्टिस का हिस्सा है। जिनको आप रिसोर्सेज देते हैं, जो रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, ये उनका फर्ज है, इट्स देयर ड्यूटी। जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या है? जब कोई अपनी ड्यूटी नहीं पूरी कर रहा तो इनजस्टिस है। तो क्या आप समझते नहीं कि उस जस्टिस से पहले हमें एजुकेशन ज़रूरी है? हम एजुकेशन की हैं सर, ये सारी चीज़ें जो आप सिंगल आउट करके किसी भी एक चीज़ को नहीं देख सकते। ये कंपोनेंट्स हैं। आपको बिल्कुल लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। राइट इन्फॉर्मेशन फीड करेंगे सिस्टम में तो आपकी जो सोशल वैल्यूज़ हैं वो बढ़ेंगी। फिर आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लिक करेंगे और आपको अट्रैक्ट करेंगे कि जस्टिस क्या है और हमें इसके लिए एफर्ट करना क्यों ज़रूरी है। ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इट्स पार्ट एंड पार्सल। किसी भी एक चीज़ को सिंगल आउट करके आप नहीं देख सकते। राय मोहम्मद अली साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? देखिए, पाकिस्तान का इस टाइम जो सबसे बड़ा मसला है ना, रियासत और अवाम के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, वो उसको कहते हैं आइन। आइन के तहत रियासत अपने फ़रज़ अंजाम देती है और अवाम अपने देती है। आइन के तहत अमल नहीं हो रहा पिछले तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा पे, और उस वजह से मईशत तबाह, आपकी माशरत तबाह, आपका जुडिशल सिस्टम तबाह, और आज मुल्क में आपकी ग्रोथ रेट नेगेटिव में जा रही है। इस वजह से आप देख लें कि इस मुल्क में अब 25 करोड़ की आबादी का ये मुल्क है और लोग धड़ाधड़ बाहर जा रहे हैं। और यहाँ क्यों नहीं रह रहे? यहाँ का डॉक्टर, इंजीनियर, वकला, आम कामन बंदा जिससे पूछ ले वो क्या कहता है कि मेरी रोटी पूरी नहीं हो रही, मेरे मसाइल पूरे नहीं हो रहे, तो मैं यहाँ से बाहर जाना चाह रहा हूँ। तो मैं इसका एक ही हल है कि आप इस आइन के तहत दिए हुए तमाम जो हकूक़ है और तमाम जो तकाज़े हैं वो पूरे करें और आवाम के जो मसाइल हैं वो तब भी हल हो सकते हैं। अली इमरान साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त? पाकिस्तान का कोई एक मसला तो है नहीं है। पाकिस्तान के तो मैं सीक्वेंस देना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा पहला मसला क्या है? देखिए जी, पाकिस्तान में इतने मसाइल हैं कि आप नंबर कैसे करेंगे? नंबर दे उसमें नाइंसाफ़ी है, दहशतगर्दी है, बेरोज़गारी है, और ये जो ख़ास तौर पे अभी पिछले 1-1.5 साल में जो कयास है, टर्मोइल है कि यहाँ पर सिस्टम है लेकिन उसको चलाने वाला कोई नहीं है। तो आप एक मसला नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि जितनी भी हुकूमतें पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं, हाँ वो सिविलियंस हैं, हाँ वो ब्यूरोक्रेसी है, हाँ वो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, सब लोग अपने डोमेन से बाहर काम कर रहे हैं। जब कोई भी जो पार्टी है वो अपने डोमेन से बाहर आकर काम करेगी तो यही होगा जो हो रहा है। इस वक्त देखें कि पिछले 1.5 साल में 14 लाख पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जा चुके हैं। आज मुल्क में हालत क्या है? आज डॉलर की प्राइस क्या है? आज आपको डॉलर 360 रुपये पे भी मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। आज पाउंड की क्या हालत है? आज गरीब का क्या हाल है? इन्फ्लेशन कितनी आई है आपके मुल्क के अंदर? कल तक तो आप आज से 2 महीने 3 महीने पहले तक आप 80-85 रुपये की किलो चीनी लेते थे, आज वो 185 रुपये की किलो है। तो अब जो आखिरी ऑप्शन था, क्योंकि सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट करने के बाद वकला ने ये सोचा कि अब कोई तो हो जो लीड करे। तो अभी आज आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि 22 जो एक डेट दे दी है वकला ने, उसमें आप देखेंगे कि हम इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे और पाकिस्तान की आवाम के लिए, इनके हकूक़ के लिए दोबारा से एक जंग शुरू करेंगे। अली इमरान साहब, क्या ये भी एक हमारा मसला नहीं है कि हम गैर ज़रूरी एहतजाज करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं और उसका असर किसी पे नहीं होता? देखिए जी, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात नहीं करें, हम ना तो पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम वो हैं जो प्लीडर्स हैं। हम इंसाफ के हसूल के लिए अदालतों के अंदर पेश होते हैं और कोशिश करते हैं कि माशरे में इंसाफ की जो तकसीम है वो मुनसफ़ाना हो। और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि हमारी जब भी मूवमेंट आपने देखी, इफ्तिखार चौधरी साहब की देखी, उसके बाद भी जो भी आपने हमें देखा, हमने कभी भी अपने माली मफादात के लिए नहीं लड़ाई लड़ी, हमने अवाम के हकूक़ की लड़ाई लड़ी है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे इस दफ़ा भी हम उसमें कामयाब होंगे। ज़ैन इफ्तिखार साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त? सर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है जो आज हम जो गैदर हुए हैं रूल ऑफ लॉ पे। देयर इज़ नो रूल ऑफ लॉ। अगर देखा जाए हर इंसान परेशान है। वकला कम्युनिटी जो निकली है वो निकली है पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के आइन और बालादस्ती के लिए।
सबसे पहली चीज़ ये है कि आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा। देयर इज़ नो कंसिस्टेंसी इन दिस लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले करती है, रात को भी सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है, लेकिन कोई अमल दरामद सर, ये नहीं जो है। कानून की बालादस्ती ना होना है, इसमें वकला का भी अमल दखल नहीं है, इनका भी अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं है नेगेटिव? सर, कंट्रीब्यूशन कुछ नेगेटिव हद तक है। जब भी कोई सियासी जमातें आती हैं, डेफिनेटली वो एक डिवाइड एंड रूल वाला रोल प्ले करती हैं। कुछ वकला हैं जो ओहदे के पीछे भी भूल जाते हैं कि हमारा क्या रूल है, क्या रोल है इस प्रोफेशन में। कोई ये नहीं सोचता, हर कोई अपने एक बेनिफिट के लिए अपनी चल रहा है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को इसके हसूल के लिए क्या करना चाहिए, और क्या वाकई हम इंसाफ हासिल कर सकेंगे? आइन की बालादस्ती होगी, कानून की बालादस्ती होगी, कि या हम वैसे एक टामकटोइयाँ मार रहे हैं, वक्त ज़ाया कर रहे हैं? सबसे पहले इसमें हमें इत्तेहाद अपने अंदर पैदा करना होगा, पूरी कौम को मिलकर इत्तेहाद करना होगा। वकला भी अपना रोल अदा कर रहे हैं, अवाम को भी अपना रोल अदा करना होगा। मौज़म भट्ट साहब, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है आपके ख्याल में? आइन का होना, उस पर अमल दरामद का ना होना, ये सबसे बड़ा मसला है। इसलिए कि पाकिस्तानी सोसाइटी को अगर कोई चीज़ रेगुलेट करती है तो वो हमारा आइन है, और आइन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है हमारे बुनियादी हुकूक़ को। सो जब आइन पे अमल दरामद नहीं होगा तो कोई भी बंदा सेफ नहीं होगा। चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ रहा नहीं है, इंसाफ मौजूद नहीं है, सोशल जस्टिस है नहीं, बेइत्मीनानी बहुत ज़्यादा है, इंतशार बढ़ता जा रहा है, लाकानूनियत जो है रोज़ बरोज़ तवालत पकड़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, मारा मारी बढ़ रही है, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। भट्ट साहब, आइन से ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जब आइन भी होता है तो हमारे गांव गोठों में रहने वाले, देहातों में रहने वाले लोग, ख़वातीन, उनको तो इंसाफ फिर भी नहीं मिलता। आइन का तो उनको पता ही नहीं है। आइन ही तो एजुकेशन की राह हमवार करता है, और बल्कि उन नुकात को वज़ा करता है जिसकी बुनियाद पे तालीम का दिया जाना होता है, कौम को तैयार करना होता है। वो ही तो बुनियादी डॉक्यूमेंट है जो सोसाइटी को रेगुलेट करती है। आइन सबका है, सबकी ज़रूरत है, और उसके दायरे कार में रहते हुए ही हम एक सोसाइटी की हैसियत से आगे बढ़ सकते हैं। फारूक अकबर खान साहब, ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? सर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो लॉलेसनेस है, लाकानूनियत है। सबसे पहले अगर ये मतलब लाकानूनियत होगी तो किसी बंदे के भी जो मतलब उसके मतलब राइट्स हैं, जो फंडामेंटल है राइट्स हैं, जो आइन वो करता है, प्रोवाइड करता है, उस पर मतलब उसकी मतलब इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो उस वक्त तो मुझे ये मतलब कोई भी नहीं नज़र आना, ना ये बंदा खुल के बात कर सकता है, ना खुल के आ सकता है, इदारे बंद हैं, ये सारे मसाइल हैं इसके। लॉलेसनेस में जो हमारे वकला भाई हैं, उनका क्या अमल दखल है? वो खुद भी कई मरतबा हमने ये देखा है कि कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो आप समझते नहीं है कि सारे हम जिम्मेदार हैं, बैसियत कौम? सारी कौम जिम्मेदार है। कानून सब के लिए, वो मतलब वकला के लिए भी है, वो मतलब जनरल्स के लिए भी है, वो ये पॉलिटिशियन के लिए भी है, वो सब के लिए है। जो ये वकला हैं ये कभी कभार आ जाते हैं इससे बाहर। उनका ये है कि जो कानून में जो मतलब राह दी हुई है, ये लोग हमें बिल्कुल मतलब दीवार से लगा देते हैं। जब दीवार से लगाएंगे तो मतलब है ये मतलब रिटेलिएशन आएगी। मतलब पकड़ के एक बंदे को लम्हा डाल लो, कुटना शुरू कर दो? नहीं, कुटना नहीं शुरू कर दो। हमारा ये है कि मतलब आप ये मतलब प्रोटेस्ट करें, हाथ ना उठाएं। आप प्रोटेस्ट तो हर बंदे का हक है। हाँ, ये मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट। सही। ये मार कुटाई और ये वाला वो उस पे तो हम ये मतलब बिल्कुल खिलाफ है, और ना हमें इसका मतलब कानून मतलब इजाज़त देता है। क्या नाम है सर आपका? सरदार अजीम। सरदार अजीम साहब, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन। कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं? हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारे इदारे सब नहीं कर रहे, और सुप्रीम सियासतदान नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इस हद तक मैं समझता हूँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी इस हद तक हिस्सेदार हैं कि उनके सामने ये सब कुछ हो रहा है, उनके पास कंटेम्प्ट के नोटिस मौजूद हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे। पता नहीं क्या उनकी मसलियत है इसमें। देखिए, सियासतदान तो रगड़े खाते हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ डरा धमाका के उन्हें कर लिया जाता है। अगर सियासत ना करें ना, अगर वो डर जाते हैं, धमकी में आ जाते हैं, किसी के असरो रसूख में आ जाते हैं, तो उनको सियासत करने का हक नहीं है फिर। देखें, ये कहना बहुत आसान है। बहुत से लोग हैं जो ज़िंदगी से, जायदाद से, इज़्ज़त से, जो कुछ हो रहा है आज इस मुल्क में, बहन बेटियों को उठा लिया जाता है, घरों को तोड़ दिया जाता है। क्यों ना डरे लोग? क्यों नहीं डरते लोग? सरदार साहब, आपको पता है कि जब हमने ये पाकिस्तान हासिल किया तो अपनी बहनों बेटियों की इज़्ज़त लुटाई। आपने जिस शख्सियत का नाम लिया है, क्या उसकी अपने ही ये एक विल काफ़ी थी, या कि उसने अपनी कौम की तरबियत भी करनी थी? अपने साथ जिन लोगों को उसने टिकट दिया, वजारतें दिया, उनकी तो तरबियत नहीं कर सका। देखिए, तरबियत की है आज इस वक्त तो 80% है आम सर्वे के मुताबिक। लोग तो खड़े हैं, लोगों की तरबियत हुई है तो खड़े हैं। खड़े हैं सर, खड़े हैं, लोग खड़े हैं। देखें, वो लोग
जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिनको सेकंड टियर, इस हद तक आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन बात यह है कि इस मुल्क में ऐसे इदारे मौजूद हैं जो इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलने नहीं देना चाहते। वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को थ्रेट्स करते हैं। हम इंसान हैं, हम में कमज़ोरियाँ होती हैं, हमें डराया जाता है, हम डर जाते हैं। नहीं डरना चाहिए, ये एक इखलाकी बात है, ये प्रिंसिपल की बात है। लेकिन बात यह है कि इंसानों को इंसानों की तरह ही परखना चाहिए ना। सर क्या नाम है आपका? समीउल्लाह बन्नू। समीउल्लाह साहब, आप बन्नू से तशरीफ़ लाए हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस मुल्क के सरमायादार, जागीरदार, ये हमारी 48 सालों की तारीख है कि ज़माम इक़्तिदार मार्केट में बिकती हुई एक लोंडी की तरह कभी सरमायादारों की झोली में रही तो कभी जागीरदारों की झोली में रही। निज़ाम ने न बदलना है, न बदल सका और न ही बदलेगा जब तक इक़्तिदार की कुर्सियों पर सरमायादार, जागीरदार, वडेरे काबिज हैं। इस मुल्क की तकदीर, इस मुल्क का निज़ाम, इस मुल्क के गरीब का मुकद्दर कभी नहीं बदल सकता। समी साहब, इसका आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार है, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। हम उनकी झंडे उठाते हैं, उनके ट्रकों पे खड़े हो जाते हैं, उनके नारे लगाते हैं, थकते नहीं हैं, फिर हम इल्ज़ाम भी देते हैं। हम गुलाम कौम हैं। ये कहें आप, हम गुलाम कौम हैं। ये वो मकसूद है जिसकी तरफ आज ये जर्नल इस कौम को ले जाया जा रहा है, ताकि रफ्ता रफ्ता अमरीकियों के मकासद मंजिल मकसूद तक जा पहुंचे। परवेज़ खान खलील साहब, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है आपके ख्याल में? देखिए, मसला तो ये है कि हम अपने अपने नज़रियात में गिर चुके हैं और तकसीम हो चुके हैं, और किसी न किसी तरीके से हमें सबसे पहले एक कंसेंसस डेवलप करना चाहिए। वो क्या है? और वो कंसेंसस जो है, अब सवाल ये है कि वो कौन सा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि नज़रिया और नज़रिया इस्लाम एक ये वाहिद ऐसी चीज़ है कि ये हम सबको इकट्ठा कर सकती है। इस वक्त जो हम सारे बट गए हैं और बटने के बाद जो है अपनी अपनी जो है खानों में जो है हरकत कर रहे हैं और एक दूसरे से मिल नहीं रहे, इसी का लोग जो है ये सिस्टम फ़ायदा उठा रहा है। और हमारी जो है वो कंसेंसस जो बनेगी, हमारा जो लाएअमल बनेगा वो बन नहीं रहा। लिहाजा इसी वजह से हमारे लाइक्स और डिसलाइक एक जैसे नहीं है। लाइक्स और डिसलाइक्स को एक बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम किसी नज़रिया का जो है वो सहारा लें। सवाल यह है, इस वक्त दुनिया में 3-4 नज़रिए हैं, उनमें से हमारे लिए कौन सी चीज़ है? क्या सोशलिज्म और कम्युनिज्म है? क्या कैपिटलिज्म है? क्या प्लूटोक्रेसी है? अरिस्टोक्रेसी है? ठीक है जी, ऑटार्की है? क्या चीज़ है? ये सारी चीज़ें हमारे लिए अजनबी है। हमारे लिए जो है वो मज़हब है, मज़हब इस्लाम है, शरीयत है। देखिए, आपने जो नज़रिया इस्लाम की बात की, मज़हब की बात की, इसका जिन लोगों ने अलम उठाया है वो कई मरतबा इकट्ठे हो चुके हैं। वो इस तरीके से इकट्ठे होते हैं कि एक दूसरे के पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे हालात में हम सारे एक झंडे यानी नज़रिया इस्लाम के नीचे इकट्ठे हो सकते हैं कि वहाँ भी हम फ़िरक़ों में तकसीम रहेंगे, एक दूसरे को काफिर करार देते रहेंगे? देखें जी, आपने जिन लोगों की बात की ना, वो भी दरअसल उनमें भी ऐसे लोग हैं जो काली बेड़े हैं, वो इस्लाम का लुबादा ले। सफ़ेद बेड़े हम कहाँ से लाएं सर? मुझे बताएं ना। ये आपका जो जर्नलिज्म है, हाँ जी, आपका जर्नलिज्म जो है, ये माइक, ये क्या चीज़ है? ये आपने इस कौम को एजुकेट करना है, ठीक है जी। ये एजुकेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जर्नलिस्ट के ऊपर है। आपने ये हम आपसे बात हमारी क्यों कर 3 रहे हैं? चीज़ें आपसे इसीलिए बात कर रहे हैं ना कि आपने काला कोट पहना हुआ है, आप कहीं से सफ़र करके आए हैं। अब आपका जो भी नज़रिया, हम चाहते हैं कि इस माइक के ज़रिए आवाम तक पहुँचे, वो फैसला करें कि ये साहब सही कह रहे हैं या दूसरे साहब सही कह के गए हैं। हम तो यही एजुकेट कर सकते हैं। मैंने खुद जो है, मैं लॉ के साथ साथ मैंने जर्नलिज्म भी पढ़ी है और मैंने यूनिवर्सिटी को टॉप किया, पेशावर यूनिवर्सिटी को। तो मैं चूँकि थोड़ा सा जर्नलिज्म के बारे में भी जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि जर्नलिज्म की 3 इंटरवेंशन है। एक आपकी इंफॉर्मेशन, दूसरी आपकी एजुकेशन और तीसरी आपकी एंटरटेनमेंट। आप इन तीनों पे कोशिश करें कि इंफॉर्मेशन जो है ऐसे लोगों से ले, ऑथेंटिक लोगों से, जिनके पास सही इंफॉर्मेशन है और वो आवाम तक पहुँचाए, ये पुल का काम करें। दूसरा,
आप एजुकेट करें। एजुकेट कैसे करना है? आपके पास नॉलेज नहीं है, आप नॉलेज वाले लोगों के पास जाएं, वहाँ से नॉलेज लें, अवाम के पास ले आएँ, अवाम को एजुकेट करें उन नॉलेज से। और तीसरी चीज़ जो इंटरटेनमेंट है, ये GW गार्नर करते हैं। इंटरटेनमेंट से मुराद जो है वो गपशप नहीं है और सैर व तफरीह नहीं है। इंटरटेनमेंट से मुराद है कि आप उन सारे मसाइल के जो हमारे मसाइल हैं उनको समझ के, उसकी काज और इफ़ेक्ट को समझ के उसके ऊपर जो है काम करें, फिर माहिरीन के पास जाएं कि ये मसले कहाँ से पैदा हुए और ये कहाँ से हल होंगे। इस मसाइल का सल्यूशन उनसे ले लें और ये अवाम तक पहुँचाए। मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्ट जो है पाकिस्तान का, उसने सही तरह पूरी तरह काम नहीं किया। ये 3 काम जो है उसने नहीं किए। आपने जर्नलिज्म की जो तारीफ की है, जी जी, आप क्या समझते हैं कि हम उसके मुताबिक आपके पास नहीं है? हम आपको जान पहचान तो नहीं रखते ना? हम आपका इंटेलेक्ट देख के, आपकी बात सुन के हमने आपको दावत दी, तो क्या हमने ठीक किया, गलत किया, सही बंदे का इंतखाब किया या नहीं किया? ये बताएं। मैं समझता हूँ कि जो आपने किया बहुत अच्छा किया। और मैं मुझे मेरी दरख्वास्त है इन सारे दोस्तों से, तो सबको ऐसा ही करना चाहिए। इस वक्त जो मीडिया हाउसेज हैं वो जो है वो बी टीम बन गए हैं एस्टेब्लिशमेंट के और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को किल कर रहे हैं। ठीक है जी, एजुकेशन को किल कर रहे हैं, एजुकेशन को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। आप जैसे लोग जो हैं, जो चंद लोग हैं, वो जो है उस फैब्रिक से निकल आएँ और इन लोगों को सही तरह एजुकेट करें। ये कमर्शलिज्म जो है बहुत बड़ी ख़राबी है हमारी मीडिया के अंदर, कमर्शलिज्म और पैसे बनाना। आप जानते हैं, पैसे बनाना मकसद ही चलाना भी होता है ना। एक किसी इदारे को चलाने के लिए आपको कुछ वसाइल तो चलाने होते हैं। मैं उसका जवाब देता हूँ। जिस तरह मैंने कहा कि मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आप आवाम के मसाइल को ले लें, आप आवाम के मसाइल को हैंडल करें और आप इतने आम हो जाएं आवाम के अंदर ताकि आपकी ऑडियंस जो है इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आपकी एडवर्टाइजमेंट की प्राइस बढ़ जाएगी। अभी जो है इस वक्त हमारे जो मीडिया हाउसेज है वो आवाम से बहुत दूर है। ओके, ठीक है जी, इसलिए उनकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो कमज़ोर है, उसकी रेटिंग कम है। अगर आप आवाम के मसाइल को लेंगे तो आपकी कवरेज बढ़ जाएगी और जब आपकी कवरेज बढ़ जाएगी आपकी एडवर्टाइजमेंट की रेट बढ़ जाएगी और इसी तरीके से आप इंडिपेंडेंटली हुकूमत और हुकूमती इदारों से आज़ाद होकर आवाम के मसाइल के ऊपर फोकस कर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। खान साहब, हम अरसा से देख रहे हैं कि हमारे वकला जो काले कोट वाले लोग हैं वो बातें भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, जदोजहद भी कर रहे हैं, लेकिन आवाम को उसका समझ नहीं मिल रहा। आपके ख्याल में इस वक्त ऐसा सबसे बड़ा मसला कौन सा है जिसके हल होने से हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे? देखिए, सारे मसले तो कभी भी नहीं हल होते, लेकिन आइन की अमलदारी रहे तो मुल्क के मसाइल खुद ब खुद हल होते हैं। इस वक्त आइन की अमलदारी ख़त्म की जा रही है। मिसाल के तौर पर अगर असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं तो उनके 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए और एक 5 साल के लिए जो भी अवाम का फैसला होगा उसके मुताबिक एक हुकूमत बननी चाहिए। उसको रोकने की सारी कोशिशें और साजिशें हो रही हैं। तो हम वकला कोशिश यही करते हैं क्योंकि हम वकला आइन के सिपाही हैं और आइन के ख़िलाफ़ जो कोई भी साजिश करता है हम उसके ख़िलाफ़ सीना सपर हो जाते हैं। और इस वक्त भी हमारी यही कोशिश है कि आइन पर मुकम्मल तौर पर अमलदारी हो और मुल्क में जो है वो कानून की हुक्मरानी। सर, इसमें ज़िम्मेदारी आपकी भी नहीं है क्योंकि जो कोर्ट्स हैं उसका आप हिस्सा होते हैं और जजेस का हिस्सा होते हैं। कल आप भी जज बन सकते हैं, आपके जो पीछे दाएं बाएं खड़े हैं ये भी जज बन सकते हैं। जब ये कुर्सी अदल पे बैठते हैं तो फिर इनको आइन की नहीं समझ आती या आप समझते हैं कि वो मजबूर होते हैं? देखिए, ये बात नहीं है। यहाँ पर एक तो अपॉइंटमेंट का मामला भी अच्छा नहीं रहा पिछले सालों में और कुछ पाकिस्तान के बनने के बाद, बल्कि कि वो लोग बाज़ औक़ात जज बनाए गए हैं जो दर हकीकत आइन के सिपाही नहीं थे। लेकिन बहरहाल मैं ये अर्ज़ करूँ कि सबको समझ में आती है कि आइन क्या कहता है। इसके लिए सिर्फ जज और वकील नहीं हैं बल्कि हर एक को पता है कि आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ। लेकिन ये उनके दिल में जो बदनीयती है बाज़ हलकों में, जो कि इक़्तिदार को नाजायज़ तौर पर चिमटे रहना चाहते हैं, वो आइन को नहीं समझने देते। सर, नसीम हसन शाह साहब फरमाते हैं कि कभी कभी हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कभी कभी हमें हालात से
समझौता करना पड़ता है, तो फिर किस आइन की बात करते हैं और क्या समझते हैं कौन करेगा इसका, कौन ये बीड़ा उठाएगा? नसीम हसन शाह साहब को कोर्ट आपने किया, अल्लाह उनको जन्नत आमीन, लेकिन उनका रोल कोई अच्छा नहीं रहा पाकिस्तान की तारीख में। उनके रोल से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान के आइन को नुकसान पहुंचा। लिहाजा मैं समझता हूं कि आइंदा आने वाले जजेस को इससे मुख्तलिफ रवैये और आइन के मुताबिक रवैये। सर किसका रोल मिसाली रहा? आखिरी सवाल, आपने उन पे कहा कि उनका रोल अच्छा नहीं रहा, किसका रोल अच्छा रहा है बड़ी अदालत में बैठ के? जी हौसाओं का भी अच्छा रहा, कॉर्नेलियस साहब का अच्छा रोल रहा। सर ये तो आप उस वक्त की बात कर रहे हैं जब हमें भी समझ नहीं थी और बहुत सारे मेरे साथियों को समझ नहीं थी। फिर उसके बाद दुरा पटेल का रोल अच्छा रहा है, उसने ओथ नहीं ली। वजीउद्दीन का अच्छा रोल रहा है और बहुत से जजेस का जिन्होंने किसी डिक्टेटर की ओथ नहीं ली। तो ये बात नहीं है कि सारे जज ही जो है वो डिक्टेटर्स की ओथ लेते हैं। जज अच्छे भी हैं और अच्छे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी आएंगे, लेकिन हम वकला को उनको हौसला दिलाना पड़ेगा। अगर वकील नहीं खड़े होंगे तो वो अकेले इन ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। सर क्या नाम है आपका? मलिक तारिक महमूद नून। मलिक तारिक महमूद नून साहब, आप ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा जी मसला आइन है। पाकिस्तान में कोई आइन पे अमल दरामद नहीं है। जब आप आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे इससे हज़ारों मसाइल बिगड़ेंगे, हज़ारों मसाइल निकलेंगे। रूल ऑफ लॉ है सबसे बड़ा मसला। आज इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अच्छा आज इनिशिएटिव है। आज सुप्रीम कोर्ट बार ने पूरे पाकिस्तान के वकला को एक शेल्टर के नीचे एक रूल ऑफ लॉ के लिए जमा किया है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये रूल ऑफ लॉ के लिए एक बिगिनिंग होगी, एक आगाज़ होगा इस तारीख का कि जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो फिर जंगल का कानून होगा। माइट इज़ राइट वाली बात है। जब कानून होता है, जब आइन पे लोग चलते हैं, आपके ख्याल में गाँव गोठों देहातों के लोगों को उस कानून के हिसाब से इंसाफ मिलता है कि या उनको कोई नहीं पूछता? बराबर इंसाफ मिलता है। देखें ना जी, रूल ऑफ लॉ नहीं है सर, मेरा ख्याल है अनसर्टिनिटी है, बराबर हकूक मिलते हैं। इसी वजह से मिलते हैं कि जब रूल ऑफ लॉ हो, जब रूल ऑफ लॉ जंगल का कानून हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो वाला कानून हो, तो फिर उसमें वो क्या आपके राइट ख़त्म हो जाते हैं, सल्ब हो जाते हैं, राइट सल्ब हो रहे हैं, लोगों की अंधाधुंध गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, बेताशा लोगों को वो वायलेशन हो रही है रूल ऑफ उसमें फंडामेंटल राइट्स के लोगों के वायलेशन हो रहे हैं। तो उसमें ये है कि आप देख लें, अल्टरनेटिव ये है कि क़यादत नहीं है, इलेक्शन नहीं है। मुल्क में सबसे पहले वकला का मुतालबा, पूरी कौम का मुतालबा है कि 190 उसमें इलेक्शन होने थे अंडर 90 डेज़ में, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। आगे जो भी इलेक्टेड लोग आएंगे वो मुल्क को चलाएंगे। दुनिया पूरी में यही होता है, जहाँ जहाँ रूल ऑफ लॉ है, आप अमेरिका देखें, यूरोप देखें, इंग्लैंड देखें, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी है, वो मुल्क कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। आप सबको छोड़ दें, इंडिया में देखें, वो उनकी वो सारे उस अदारे अपने डोमेन में काम कर रहे हैं, तो वो थर्ड फोर्थ वो पावर बन गए, चांद पे पहुंच गए। हम कहाँ से पीछे चले गए? हम 74 सालों में तो बैक पे गए ना। अब महंगाई देखें, बिल देखें, गरीब के लोगों को आप खुदकुशियाँ देखें। ये सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन की एक मिसाल है। आप रूल ऑफ लॉ पे नहीं अमल कर रहे। सर क्या नाम है आपका? अकबर खान कोस्तानी, मेंबर KP बार काउंसिल हूँ। अच्छा जी, कोस्तानी साहब ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला जो है ना वो है करप्शन का। और करप्शन का इस तरह है कि इस मुल्क में न तो कोई सैलाब आया है, न कोई आफत आई है, न कोई वो खुशका साली आई है, न कोई इस तरह कोई बड़ा मसला हुआ है, कोई डिजास्टर आया है। तो आखिर ये जो इतनी पैसे ये कर्जा भी ले रहे हैं और कर्जे के अलावा फिर वो दिन ब दिन हर चीज़ महंगी होती जा रही है। बिलों की देखो, ये जो कम्युनिटीज़ इसकी जो रेट है इनको ज़रा करें, ये बेचारे लोग गरीब कहाँ जाएंगे। इसकी बड़ी वजह जो है ना, मुल्क में पैसों की तो कमी नहीं है, लेकिन जो भी है, जो अशरफिया है ना, वो सारे पैसे खा रहे हैं। और जो गरीबों पे बोझ पड़ रही है, ये सिर्फ अशरफियों की वजह से है। और ये जो मुफ्त बिजली दी जा रही है, और ये जो मुफ्त पेट्रोल दी जा रही है, और ये जो मुफ्त जितनी भी ये जो गाड़ियां हैं और ये जो खर्चियाँ हैं, इसी की वजह से जो इकनॉमिक हमारे जो पाकिस्तान की डूब रही है, यही वजह है। कोस्तानी साहब, आप गरीबों की बात कर रहे हैं, क्या कोई गरीब शख्स एक अच्छा वकील जो करोड़ों की फ़ीस लेता है उसको हायर कर सकता है, उसकी खिदमात हासिल कर सकता है कि अदालत में जाके इंसाफ के असूल के लिए कह के जी मेरा केस लड़ो? बिल्कुल। हमारे हर बार में
प्रॉपर उसके कौंसल भी होते हैं, और हम मैं खुद भी तकरीबन 50% केसेस में मुफ्त करता हूं। मैं सर आपकी बात वो ठीक है, लेकिन हर माशरे में हर किस्म लोग इसमें मौजूद है। आपकी बात बिल्कुल मैं मानता हूँ। जो करोड़ों की जो वकील आप कह रहे हैं, तो वो ज़्यादा बिजी होते हैं, तो इसलिए वो फिर लालच भी ज़्यादा हो जाती है, तो उसी वजह से वो ये गरीबों की केस फिर भी वो कर लेते हैं। ऐसी कोई मसला नहीं है। हम देखते हैं कि ये जो सोसाइटीज़ के और जो कम्युनिटीज़ केसेस होते हैं वो कर लेते हैं, ऐसी कोई मसला नहीं। रबिया बाजवा साहबा, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है आपके ख्याल में? बेआईनी है। जब इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, आइन अमली तौर पे गैर फाल है, अदालतें काम नहीं कर रही, और रूल ऑफ लॉ, ये सब बुनियादी। राबिया, ये आप ये नहीं समझती कि जब हम आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, तो ख़ास इलाकों की बात करते हैं? जब आइन होता है, कानून होता है, हमारे देहातों में, गोठों में, गाँव में लोग तो बेचारे, उनको पता भी नहीं होता कि हमारे हकूक़ क्या है, हमने किससे बात करनी है, उसको जो चाहे बांध के ले जाए। देखिए, बात यह है कि जब आइन की बात या कानून की करते हैं तो हर फ़र्द के लिए करते हैं और पूरे मुल्क के लिए करते हैं, ये मैं इससे एग्री नहीं करती। और दूसरी बात यह है कि जब आप जदोजहद करते हैं तो जदोजहद हम लोग उनके बिहाफ पे भी जदोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक एक फ़र्द, एक एक शहरी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में मैं समझती हूँ दो ही तबकात हैं। एक तबका वो जो अशरफिया का तबका है, और एक पाकिस्तान की अवाम है। तो ये पाकिस्तान की अवाम की जदोजहद और पाकिस्तान की अवाम की ही जदोजहद है, चाहे वो किसी भी कोने से या किसी भी पाकिस्तान के शहर से ताल्लुक़ रखता हो। मैडम रबिया, आप बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, कानून की बातें कर रही हैं, आइन की बातें कर रही हैं। क्या आप समझिए कि जब किसी गरीब को कानून की ज़रूरत होती है तो हमें तो उसे वकील ही नहीं मिलता? देखिए, उसे इतनी ये बड़ी फीस मैं मांग इसे लेता एग्री है। नहीं करती, बिल्कुल मिलता है। हम खुद करते रहे हैं और हम खुद करते हैं। पाकिस्तान की बार एसोसिएशन है, बुनियादी जिम्मेदारी रियासत की होती है कि वो लोगों के लिए कानून और इंसाफ का बंदोबस्त करे। लेकिन उसके बाद जो किरदार पाकिस्तान में अदा किया, ये वकला का था। मुख्तलिफ हमने लीगल एड सेल की, मैं खुद हेड रही हूँ मुशर्रफ दौर के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर हम लोगों ने लीगल एड सेल बनाया था। मैं उसकी को चेयरपर्सन थी, और हमने बहुत सारी जगहों पर पॉलिटिकल वर्कर्स के और आम लोगों के केसेस किए थे। दहशतगर्दी की उस वक्त अदालतें थी, उधर भी हम रिप्रेजेंट करते रहे थे, और अब भी कर रहे हैं। और ये वकला ही हैं, और अच्छे अच्छे वकला भी हैं जो मतलब प्रो बोनो भी काम कर रहे हैं। मैडम, मेरे साथ एक ज्यादती हो गई है, आप मेरा केस लड़ेंगी फ्री या एतजाज एहसन लड़ेंगे? आप उनसे बात करें, उनका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो मैं कर सकूंगी मैं करूँगी। सूफी अतीक साहब, ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो लाकानूनियत है। अच्छा। बेइंसाफ़ी है। जहाँ इंसाफ नहीं होगा वहाँ ना मईशत ठीक होगी, ना ही जो है वो किसी तरह से भी इंसान से। आप समझते हैं कि ये जो कानूनियत है या आइन की अलमदारी नहीं हो रही, तो उसमें वकला भी ज़िम्मेदार हैं? वकला क्यों ज़िम्मेदार हैं? जो अमलदारी है वो तो कोर्ट्स ने करवानी है। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन जब एक बंदे का, मेरे जैसे बंदे का केस होता है, जी बिल्कुल, तो आपके पास टाइम ही नहीं होता, आप उस पर आते ही नहीं है, तो आप फिर कैसे ये दावा करते हैं? अगर आपने फीस पे की है और किसी प्रोफेशनल आदमी को मतलब बगैर फीस के तो किसी को इंसाफ भी नहीं मिल सकता ना? मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? फिर अभी आपने खुद कहा कि अगर आपने फीस दी है तो फिर तो वो आएगा। नहीं, फीस नहीं दी तो वो दूरबीन ले देखता रहे। सूफी साहब, दो चीज़ें हैं। ये जो बगैर फीस के काम करते हैं वो एक इदारे बने हुए हैं, कुछ NGOs उनके पास जाना चाहिए। नहीं, आपके पास टाइम नहीं है? मेरे पास भी आ सकते हैं आप। मैं तो खुद अभी आपको कहा कि आप मुझे अपना केस बताएं, मैं आपका लाहौर में जो भी मसला होगा मैं हल करूँगा, क्योंकि मेरी डोमेन लाहौर है, ठीक है। और जो है काफ़ी वकला ऐसे हैं जो रेंडर सर्विसेज दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि फ़ीस ही लेकर दे रहे हैं। आप एक नौजवान वकील हैं। जी बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, कल आप जज भी बन सकते हैं इंशाल्लाह। जब आप जज बन जाएंगे, जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं, तो फिर तो आपकी प्रायोरिटीज और होगी, आपकी तरजीहात और होंगी। हमारी प्रायोरिटी सिर्फ आइन है। हमने खुद देखा है, जो आइन की माला जपते हैं वो आइन को तोड़ने में या आइन के मुताबिक फैसले करने में कभी भी आगे नहीं बढ़ते। वो आपका बैड एक्सपीरियंस रहा होगा, लेकिन आपके देखें, एक चीफ जस्टिस वफात पा गया, नसीम हसन शाह साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने मीडिया के सामने कहा है कि हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो जब आप एक छोटी सी बात पे या बड़े उस पर कंप्रोमाइज़ कर लें तो फिर कहाँ गया इंसाफ? कंप्रोमाइज़ इसलिए करते हैं कि उनकी नौकरी को खतरा होता है ना, यही बात होगी ना। तो फिर जब हमें नौकरी होंगी, अल्लाह का शुक्र है, ज़रूरत ही नहीं है। तो आप जज बन जाएंगे तो फिर नौकरी बने तो अल्लाह का शुक्र है। चले, ये आपकी बातों में मुझे समझ नहीं आई, मुझे डबल उसकी नहीं, क्यों समझ नहीं आ रही? सूफी अतीक साहब, आप देखें ना, आप कह रहे हैं कि जज बन के जो है वो आपको इंसाफ नहीं मिल रहा,
वकील जो है आप उसको भी जो है वो रगड़ी जा रहे हैं कि वकील जो है बगैर सवाल पूछ रहा हूं, वकील जो है वो बगैर पैसों के आपका काम नहीं कर रहा, तो बगैर पैसों के तो आप भी काम नहीं कर रहे। नहीं वो ठीक है वो ठीक है, लेकिन इस तरह किसी पे ओपन इल्जाम लगा देना, हर शख्स जो है वो अपने इल्जाम नहीं लगाया, मैंने आपसे सवाल पूछा है कि ये हकायक हैं, ये आपके जजेस ने खुद कहा हुआ है, आपके वकला आप अदालतों में चले जाएं, गरीब बंदा दूरबीन लगा के देख रहा होता है कि मेरा वकील कहाँ है, वो उसका वो आ जाता है जो उसका क्या होता है वो रजिस्ट्रार। इस तरह बिल्कुल नहीं है, होता है सर, आप पता नहीं फिर किसी प्रोफेशनल आदमी है, आप लगता है किसी ब्रिटिश जो प्रोफेशनल आदमी है। नहीं, मैं किसी ब्रिटिश अदालतों में काम नहीं करता, मैं अल्लाह का शुक्र लाहौर में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और वहाँ रेगुलर प्रैक्टिस करता हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरी क्लाइंटेज है मुझसे बहुत खुश है। ओके, नाज बलोच साहब ये बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? देखिए जी, इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है, मुल्क में एक अर्जेंसी की सूरत हाल है। एवरी पर्सन इज़ गोइंग टू बी अपसेट ड्यू टू देयर डेली रूटीन्स। आप महंगाई से को देख लें, आप लाइफ का ऑल एस्पेक्ट्स आर सस्पेंडेड ड्यू टू द अर्जेंसी इन पाकिस्तान, इन होल कंट्री। तो आप ये समझती है कि एजुकेशन कोई मसला नहीं है? क्योंकि जब हम मैंने सर आपको बात कही है कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जिसमें तमाम एस्पेक्ट आ जाते हैं, एजुकेशन आ जाती है, इकोनॉमिक्स आ जाती है, पॉलिटिक्स आ जाती है, आपके डोमेस्टिक इश्यूज आ जाते हैं। वो आइन और कानून है, आपका कहना ये है? जी, आइन और कानून की पासदारी है, यही कहना है ना आपका? मेरा कहना यह है कि हमारे मुल्क में इस टाइम आइन और कानून की पासदारी तो दूर दूर की बात है। आइन और पासदारी का नाम लेना भी इस टाइम एक जुर्म बना हुआ है। तो जहाँ आइन और कानून की पासदारी होती है वहाँ पे इस तरह से हालात नहीं होते जो आपको नज़र आ रहे हैं। मोहतरमा नाज बलोच साहब, मैं यही कहता हूँ कि जब आइन और कानून की पासदारी होगी तो क्या हमारे गाँव में देहातों में रहने वाली ख़वातीन, बच्चे जिनको ग़ुलाम बनाया हुआ है, उनको क्या फ़ायदा होगा? क्या उनको कानून से फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब कहीं भी मुल्क में सूरत हाल मुस्तहकम होती है, उसका एंड ऑफ द डे या फ्रॉम द डे फर्स्ट से ही फ़ायदा आम पब्लिक को ही होता है। इस टाइम हमारा मुल्क जो है वो अर्जेंसी की सूरत हाल में है, क्योंकि जब आपके मुल्क में कानून और स्पेशली आइन जो होता है वो मुअत्तल होता है। प्रैक्टिकली हमारा इस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सस्पेंडेड है। जब आपके इदारों में अनारकी की सूरत हाल होती है, जब एक जो इंस्टीट्यूशन है उसकी दूसरे में मुदाखलत है, तो उसके बाद जो है आपको माहौल इसी तरह से ही नज़र आएगा। जैसा आप देख लें, एक आम बंदे से लेके एक रेडी पे फ्रूट सब्जी बेचने वाले से लेके एक साइकिल सवार से लेके गाड़ी तक सभी लोग परेशानी की सूरत हाल में है। बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं बीइंग एडवोकेट ये कहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 के फंडामेंटल राइट्स जो हैं उसने ना सिर्फ हमें पॉलिटिक्स का राइट टू चूज़ टू पॉलिटिक्स पार्टीज़ का राइट दिया है, बल्कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्ट भी किया है, जो कि इस वक्त हमारे मुल्क में वो बिल्कुल सस्पेंड है। आज आपकी जो गैदरिंग हुई है, आप क्या समझती हैं कि इससे आइन और कानून को कोई फ़ायदा होने वाला है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आज आपको यहाँ पे आपने देखा कि एक बहुत बड़ा हजूम था पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रूल ऑफ लॉ, डिग्निटी ऑफ लॉ और इलेक्शन इन 19 डेज़, और जो आपकी मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ लेके जा रहे हैं उसके सिलसिले में ये सेमिनार हुआ था, जो कि बहुत सक्सेसफुल है। सिर्फ और सिर्फ ये एक कड़ी है, स्टार्ट लिया गया है कि वुकला एक बहुत बड़ी तहरीक चलाने जा रहे हैं। आपने हिस्ट्री देखी होगी कि जिन तहरीकों में वुकला एक्टिव हुए हैं वो तहरीकें सक्सेसफुल रही हैं, और इंशाल्लाह अब भी हम वुकला यहाँ पे हम आइन और कानून की पासदारी और उसके इस्तेहकाम के लिए निकले हैं। क्या नाम है आपका? मिशाल यूसुफजई। मिशाल यूसुफजई, आप ये बताइएगा कि आज आपकी जो वुकला की गैदरिंग है, ये किस मसले के लिए गैदरिंग है और क्या करना चाहते हैं आप पाकिस्तान में? आज वुकला की जो गैदरिंग है वो एक्चुअली पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे वुकला तहरीक का आगाज़ हो गया है। जो तहरीक हमने 2007 और 2008 में चलाई थी, इस मुल्क के गैर जमहूरी अनासर उस तहरीक को भी भूल जाएंगे जिस तरीके से ये तहरीक उठने वाली है, क्योंकि पहली मर्तबा इस तहरीक के पीछे अवामी जो ताकत है और अवामी सपोर्ट है हमारे साथ। और ये इस मुल्क में जो ये पिछले काफ़ी टाइम से आप देख रहे हैं जो ये तमाशा लगा हुआ है, निज़ाम को सबोटैज किया गया है, आइन और कानून को पामाल किया गया है, जुल्म और जबर की दास्तानें कायम की गई हैं सिर्फ और सिर्फ एक डर के लिए, ताकि लोगों में डर बैठ जाए कुछ लोगों का। मोहतरमा, मैं आपके वुकला की जो तादाद है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं ना आटे में नमक के बराबर है, तो आप पूरे अवाम की कौम की बात कैसी कर रहे हैं? अच्छा सर, आपने बात की कि वुकला की, तो यहाँ पे सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं सर, बार्स के। अच्छा। हमने सिर्फ और आज इसी टाइम जब आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, तो इसी टाइम सिंध हाई कोर्ट में भी एक इसी तरीके का इवेंट चल रहा है।
बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी बिल्कुल इसी तरीके का एक इवेंट चल रहा है और ये हमने जो रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के तहरीक का ऐलान कर दिया है। अब मुल्क की हर अदालत में तहरीक चलेगी और मुल्क के हर अदालत के बाहर तहरीक चलेगी और ये तहरीक तब तक चलेगी जब इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं हो जाता, क्योंकि कोई भी माशरा इंसाफ के निज़ाम के बगैर कायम नहीं रह सकता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कसूरी साहब, एक मरतबा फिर हम तहरीकों की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं। आप बड़े अरसे से ये बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जब भी कोई ऐसी बात की आपको मुतनाज़ा बना दिया गया, आपके ऊपर ताने फेंके गए, आपके ऊपर स्याहियाँ फेंकी गई, तो आप फिर इनको लीड करने आए हैं या क्यों आए हैं यहाँ पे? बात यह है कि मेरी जो जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि तारीख़ ने मुझे एक बहुत बड़ा मुकाम दिया हुआ है जो कि हर आदमी की किस्मत में नहीं होता। मैं इस मुल्क का आइन बनाने वालों में से हूँ। जब पाकिस्तान का आइन बन रहा था 1973 में, मैं उस आइन साज असम्बली का सबसे छोटी उम्र का मेंबर था कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली का। लिहाजा मेरा आइन के साथ, क्योंकि ये सेमिनार जो है इसका पहला जो सब्जेक्ट है वो आइन है, उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उसके बाद जमहूरियत है। तो आइन जो है वो उसके साथ मेरा एक चोली दामन का एक ताल्लुक़ है और उस ताल्लुक़ को निभाने के लिए मैं आया हूँ। सर, हम जब भी कानून शिकनी होती है दूसरों पे इल्ज़ाम धरते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि जुडिशरी खुद और कुछ वकला खुद इसके ज़िम्मेदार होते हैं। क्या आप समझते हैं ये बात दुरुस्त नहीं है? देखिए, बात यह है कि ताली तो दोनों हाथों से बजती है। उसी इस जो ये जुडिशल निज़ाम है उसके दो बाजू हैं, एक जुडिशरी और दूसरा लीगल फ्रेटर्निटी। इन दोनों के तावन से ये निज़ाम आगे बढ़ता है और इसकी जो है लोगों में तायद भी होती है, लोगों में इसकी अपने एहतराम भी होता है। लेकिन अगर इसमें जो तोड़ आ जाए, इस ताल्लुक़ में, इस रिलेशनशिप में तोड़ आ जाए, तो वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने में बड़ी रुकावट बनता है। आज सर ये जो गैदरिंग हुई है, क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक डिबेट होगी, खाया पिया जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, या कोई वाकई तब्दीली आने वाली है? देखिए, बात यह है कि मैं तो आई एम नॉट द ऑफिस बेयरर ऑफ लॉज। मैं शायद वाहिद आदमी हूँ जिसे विद ऑल दैट माई पॉलिटिकल कैरियर, मैंने आज तक वकीलों की सियासत की ही नहीं। मैं आज तक इलेक्शन ही नहीं लड़ा आज तक। लेकिन ऑल सेड एंड डन, ये फैसला जो है कि इसको तहरीक को कैसे लेके चलना है, आज जो टेम्पो बना है इस टेम्पो को कैसे और उजागर करना है और आके लेके चलना है, वो जो है जो लीडरशिप है लॉयर्स की, उनका काम है। हमारा काम तो है तावन करना। क्या सर आप समझते हैं कि बर वक्त इलेक्शन करवा सकेंगे? आपको ऐसा प्रेशर क्रिएट कर सकेंगे? मुझे जी सच्ची बात अगर मुझसे पूछे, मुझे इलेक्शन नज़र नहीं आते इस मुल्क में। मैं 1.5 साल से कह रहा हूँ और बांगे दहल कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो छठी हिस्सा है ना वो बहुत तेज़ है। मैं बहुत चीज़ों में इसी पिछले कोई 60 साल से जो मैं पब्लिक लाइफ में हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों को मैंने पेशन गोई की और वो सही हो गई। मिसाल तौर पर मैंने अपनी तकरीर में भुट्टो के बारे में कहा कि हिस्ट्री विल कैच दिस मैन, हिस्ट्री विल ब्रिंग हिम टू द बार ऑफ पब्लिक ओपिनियन, दिस मैन विल हैव टू आंसर, ही विल नॉट गो स्कॉट फ्री। ये मैंने 73 में किया। 6 साल के बाद ही डिड नॉट गो स्कॉट फ्री, ही वाज हैंग्ड। तो मैं बहुत सारी चीज़ें कह जाता हूँ उसी अपने तरंग में, और वो सच्ची नहीं। मैं 1.5 साल से कह रहा हूँ मुझे इलेक्शन इस मुल्क में होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सर, इस दौर में आपकी छठी सिर्फ इलेक्शन के बारे में बता रही है कि कुछ और चीज़ें भी बता रही है, कुछ लोगों को गाइड करना चाहते हैं आप? बात यह है कि यहाँ मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि यहाँ बहुत एक बेरहमाना एहतसाब होने वाला है। कौन करेगा? ये जो लोग चला रहे हैं यही करेंगे, और कोई रिश्ते तो नहीं आएंगे, क्योंकि इस वक्त जो कॉन्सेप्ट है, जो अगर आप देखें, आप जर्नलिस्ट हैं, आप भी ये देखते होंगे, सुनते भी होंगे, कहा जा रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग इकॉनमी गिव्स स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एंड ए वीक इकॉनमी गिव्स वीक सिक्योरिटी। और पाकिस्तान इज़ ए सिक्योरिटी स्टेट, क्योंकि पाकिस्तान को हर वक्त खौफ अपनी इंडिपेंडेंस का फ्रॉम आवर बेलिजरेंट नेबर इंडिया, जिसने हमारे पर
3 दफ़ा 48, 65, 71 में, और 71 में हमारा आधा मुल्क दो लफ्ज़ कर लिया। सो इट्स बेसिकली सिक्योरिटी स्टेट। तो सिक्योरिटी स्टेट होने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, और इसकी जो केस स्टडी है वो ये है कि सोवियत रशिया जो कि सुपर पावर था, असी व्हेन दे स्टेड 10 years फ्रॉम 79 to 89 अपना अफगानिस्तान में, वो दे फेल अंडर इट्स ओन इकोनॉमिक वेट, अपने इकोनॉमिक बोझ के नीचे दब गए, और वो सुपर पावर जो है वो हाउस ऑफ कार्ड की तरह बिखर गई। तो पाकिस्तान तो बहुत छोटी सी एंटिटी है। सो आपको इस मुल्क को बचाने के लिए 400 बंदे पकड़ने पड़ेंगे, और 400 बंदों को आपको नींबू की तरह निचोड़। पैसे यहाँ बड़े हैं, यहाँ लोग अमीर हैं, गवर्नमेंट गरीब है। यहाँ लोगों के पास इतने पैसे हैं कि आप एक टबर से आप 8-10 जो है अरब डॉलर इकट्ठे कर सकते हैं। सख्ती करनी पड़ेगी, और वो कोई ना कोई बंदा पैदा हो जाएगा। सर, आज ये जो आपकी गैदरिंग है, ये खाली एक गुफ्तार के गाजी हैं या कुछ अमली काम भी हमें नज़र आएगा? आवाम को कुछ ऐसा रिलीफ मिलेगा कि हम ये समझ सकें कि काले कोटों वालों ने भी अपना किरदार अदा किया? देखें, पाकिस्तान बनाया था एक वकील ने, और इसको बचाने के लिए वकील अपना मरकज़ी किरदार अदा करेंगे, और कौम आवाम हमारे साथ खड़ी है। देखें, आज तहरीक का आगाज़ हो गया है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमने अदलिया को भी दे दिया है, इस्टेब्लिशमेंट को भी दे दिया है, और पूरे तमाम मुख्तदर तबकों, हलकों और तमाम इदारों को चला गया है। मैं समझता हूँ कि आज उनको होश के नाखून लेने चाहिए। उनको अवाम, कौम, वकला सब की आवाज़ पे ध्यान देना चाहिए। उनको अपनी सुप्रीमेसी की बजाय आइन की सुप्रीमेसी पे बात करनी चाहिए। जो आइन जिस तरह कहता है, हर कोई अपनी अपनी डोमेन में चला जाए, बुनियादी हुकूक को बहाल किए जाएं, लोगों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसको ख़त्म किया जाए, जबर और खौफ की फ़िज़ा ख़त्म की जाए, 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं ताकि एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट आए और वो इक़्तिदार संभाले जो आवाम की ट्रू मुंतखब नुमाइंदा जमात हो, ताकि वो लोगों में जा कर के उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट हो और वो मेजर पॉलिसी डिसीजंस लें और लोगों के लिए, ताकि फलाह व बहबूद के कोई मंसूबे बना सकें। अच्छा सर, ये तासुर जा रहा है कि ये शायद एक सियासी जमात की लड़ाई लड़ने के लिए आप इकट्ठे हुए हैं। क्या ये तासुर दुरुस्त है या गलत है? ये टोटल गलत है। देखें, हम ये कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब से तैयार शुदा अगर पॉलिटिशियंस आगे आकर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो पब्लिक की आवाज़ नहीं होगी। पब्लिक की आज मुझे बताएं, पिछले 16 महीनों में जो उस मुल्क के साथ जुल्म हुआ, आप एक साइफर के नतीजे में जब अमेरिका ने कहा कि जी आप एक शख्स को बदल दो, और उसको ना सिर्फ बदल दिया गया, हमने उसको जेल में डाल दिया। आज अमेरिका में इस बात पे मुतालबा किया जा रहा है कि आप अपनी इसकी इंक्वायरी कराएं कि क्यों एक फॉरेन स्टेट में आपने मुदाखलत की है। ये ग़ुलामी की बदतरीन मिसाल है जो हम फेस कर रहे हैं। और दूसरा, जो आज महंगाई है, बेरोज़गारी है, जुल्म है, बदअमनी है, जो स्ट्रीट क्राइम है, ये सब किसकी वजह से हैं? इसलिए कि आपने जो तजर्बात करते हैं वो तजर्बात आपके नाकाम होते हैं। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। ये निगरानों का काम नहीं है कि यहाँ हुकूमतें करें, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो ही इस मुल्क को फ़ायदा होगा। आज हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हम आइन की पासदारी की बात करते हैं। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है PTI। अब उसके ऊपर आप जबर और जुल्म ढा रहे हैं, उनकी ख़वातीन को उठा रहे हैं, चार दीवारी की पामाली कर रहे हैं, आप उनके कारकुनों को तशद्दुद कर रहे हैं, और आप 10-10 दफ़ा ज़मानतें होती हैं, आप उनको उठा लेते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो दूध का दूल्हा हो जाता है, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता वो सबसे बड़ा मातूब हो जाता है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, तो हमने इनके ख़िलाफ़ हमने ही आवाज़ उठानी है। कौन आवाज़ उठाएगा? सर, ये जो माइक है, इसी माइक पे एक शख्स कहता है कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, अपने बच्चों को पेट भर के रोटी नहीं खिला सकता। इसी माइक पे एक बंदा कहता है कि मेरा आज से सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं इस पार्टी को छोड़ रहा हूँ, मैं सियासत को खैर आबाद कर रहा हूँ। तो आप कैसे अपनी तहरीक चलाएंगे? आप कैसे उन लोगों को अपने साथ मिलाएंगे जिनको हम अवामुन्नास कहते हैं और जिनकी आवाज़ में ज़्यादा वज़न होता है? देखें, अवामुन्नास के ऊपर जुल्म क्या है? जो हमारा अशराफिया बैठा है, जिसमें हुक्मरान तबका, जिसमें फ़ौजी जर्नैल, जिसमें हमारे जजेस, जिसमें हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, $18 बिलियन सालाना उनको मुफ्त मुराद मिलती हैं। गरीब आदमी को तो जुल्म ढाएगा। गरीब का पैसा उठा के हम ऊपर की अय्याशियों पे लगाते हैं, ऊपर वालों की जो 2-3% हैं, 4% होंगे, और उनके ऊपर लगाते हैं। तो जब हम आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, हुकूक की बात करते हैं, ट्रू हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं,
जमहूरियत सही मानों में आएगी तो अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत ही अवाम के लिए सोचेगी ना, और हम उसके लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। सर ये जजेस आप ही लोग हैं ना, कल आपको जज बना देंगे, आप क्या कहेंगे कि मैं आधी तनख्वाह लेता हूँ, मैं गाड़ी नहीं लेता, मैं पेट्रोल नहीं लेता, मैं बिजली नहीं लेता, आप कहेंगे? कभी भी नहीं कहेंगे। मैं क्यों कहूँगा? तो फिर ये क्यों कहेंगे? ये पाबंद हैं आइन के मुताबिक चलने के, और आइन इस बात की इनको नहीं इजाज़त देता कि सारी अयाशां आप एक तबके को दे दें और नीचे जो आवाम है वो भूखी मर रही हो। आज जंग की कैफियत है, आज सारी ये मरात बैक जुम्बश कलम ख़त्म हो सकती हैं और होनी चाहिए। और अगर मैं जो करे ना, जिन्होंने फैसला करना है, फैसला साजी करके वो नहीं करेंगे तो उसी के लिए तो हम जिद्दोजहद कर रहे हैं, उसी के लिए हम जिहाद कर रहे हैं, इसलिए हम आवाम में निकले हैं, इसलिए हम पब्लिक में निकले हैं, इसलिए हम एक पैगाम दे रहे हैं कि आईनी वाला दस्ती के लिए इकट्ठे हो जाओ, इस मुल्क में ट्रू स्पिरिट में जमहूरियत लेकर आओ, तभी ये मसाइल हल होंगे। वरना जो अशराफिया है उन्होंने इस मुल्क को कैप्चर कर रखा है, तभी तो हमारी तबाही है। आखिरी बात, कितने इम्कानात है कामयाबी के, कितने %? इंशाल्लाह हम 100% उम्मीद रखते हैं। तो आपके साथ लोग नहीं है सर, ये तो आप 100% हम इसलिए उम्मीद रखते हैं कि जब हम एक तहरीक का आगाज़ किया था मुशर्रफ के ख़िलाफ़, आपको याद होगा, उस वक्त हमारे लोग जिंदा जलाए गए, हमारे वकला के ऊपर तेज़ाब फेंके गए, हमारे लोगों को जेलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद तहरीक कामयाब हुई। उसी तरह हम समझते हैं कि अब भी तहरीक इंशाल्लाह कामयाब होगी। उम्मीद रखनी, क्योंकि मायूसी गुनाह है, इसलिए हम उम्मीद रखते हैं। जी नाजरीन, आपने हमारे वकला की गुफ्तगू सुनी, आइनी माहिरीन की भी गुफ्तगू सुनी, और इनका ये कहना और मानना है कि कानून की बालादस्ती और आइन की पासदारी ही हमारे मसाइल का हल है। मैं ये समझता हूँ कि ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन ये उस वक्त तक मुकम्मल दुरुस्त नहीं हो सकती जब कानून और आइन का समर हमारे गांव, गोठों, पहाड़ों और देहातों में रहने वाले लोगों तक नहीं पहुँचेगा। हाँ, फिर हम कह सकेंगे कि आइन की बालादस्ती और कानून की पासदारी से सबको उनके हकूक़ मिल गए हैं। तो आइए हम सब मिल के कोशिश करते हैं कि आइन की पासदारी भी करें, कानून की पाबंदी भी करें, और हमारे उन लोगों का ख्याल रखें जो छोटे छोटे इलाकों में रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमारा चैनल देखते रहिएगा, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपके हकूक़ की बात करता है और नए मौज़ूआत को छेड़ता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।